Good morning, students. As you know, in last class we have started chapter number 9, and chapter 9 is related to financial management. And in last class we have discussed that we have to take three types of financing decisions. The financing decisions are classified in three categories. The first is investment decisions, and we have discussed the investment decision means whether we should invest in a particular project or not. After analyzing the project, we should take the decision. So in today's class, and we have also discussed the factors affecting capital busting decisions. So students, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना. The next topic is स्टूडेंट्स, आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस. सो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट factor which is related to cash flow of a project. When a company takes an investment decision, it involves huge amount. It expects to generate some cash flow over a period. कि हम जब कैपिटल बस्टिंग डिसीजन की बात करते हैं तो वहाँ बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए हमें इन्वेस्ट करने के लिए, और हमारी एक्सपेक्टेशंस ये होती है कि ये कुछ कैश जनरेट करेगा एक टाइम पीरियड तक. These cash flow are in the form of series of cash receipt and payment over the life of an investment. कि यहाँ पर एक सीरीज ऑफ कैश रिसिप्ट होगी. दैट मीन्स जितने ट्रांजेक्शन करते जाएंगे उतनी हमारे पास सेल होगी, कैश रिसिप्ट होती चली जाएगी, और कुछ पेमेंट्स भी करने होंगे. द अमाउंट ऑफ दीज कैश फ्लो शुड बी केयरफुली एनालाइज बिफोर कंसिडरिंग अ कैपिटल बस्टिंग डिसीजन. और हमें इन सब ट्रांजेक्शन्स का, इन सारे रिसिप्ट का एक प्रॉपर एनालिसिस करना होना चाहिए ताकि हमें पता लग सके कि ये प्रोजेक्ट या ये इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल भी है या नहीं है. क्लियर है बेटा सबको? ठीक है, क्योंकि अगर एक प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट नहीं देकर जा रहा है या फिर दो मशीन है आपके पास, तो आपको ये डिसीजन क्लियरली लेना होगा कि कौन सी मशीन या कौन से प्रोजेक्ट से आपको प्रॉफिट ज़्यादा होता है. ठीक है. सेकेंड, द रेट ऑफ रिटर्न. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियन is the rate of return of the project. These calculations are based on the expected return from each proposal and the assessment of the risk involved. एक सीधी सी कहानी कह जा रही है कि जो इम्पोर्टेंट एरिया है या जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है किसी इन्वेस्टमेंट का, वो होता है उसका रेट ऑफ रिटर्न. दैट मीन्स कि कितना % हमें रिटर्न मिल रहा है इन्वेस्टमेंट का. एंड दीज कैलकुलेशंस आर बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम ईच प्रपोजल. कि जैसे कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक ही प्रपोजल होगा, देयर मे बी अ नंबर ऑफ प्रपोजल. तो इन नंबर ऑफ प्रपोजल में से बेस्ट कौन सा है, कौन सा हमें मैक्सिमम रिटर्न दे सकता है. ठीक है. एंड द असेसमेंट ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व. और हमें ये भी रेट ऑफ रिटर्न के साथ हमें ये भी असेस करना होगा कि किसी प्रोजेक्ट में कितनी रिस्क इन्वॉल्व है. सपोज देयर आर 2 प्रोजेक्ट्स. सपोज हमारे सामने पास दो, इन्होंने एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि हमारे पास सपोज 2 प्रोजेक्ट हैं. ठीक है. विद द सेम रिस्क इन्वॉल्व विथ अ रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 10% एंड 12%. कि रिस्क सेम है लेकिन एक में रिटर्न 12% है और एक में 10% है रेस्पेक्टिवली. अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस प्रोजेक्ट बी शुड बी सेलेक्टेड. तो ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिटर्न वी शुड सेलेक्ट द प्रोजेक्ट बी, क्योंकि रिस्क सेम है, टाइम पीरियड सेम है, बाकी कंडीशन सेम है. तो ऐसे केस में हमें प्रोजेक्ट बी को सेलेक्ट कर लेना चाहिए. सी, द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व. द डिसीजन टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ कैलकुलेशन. सबसे बड़ी बात कि यहाँ नंबर ऑफ कैलकुलेशंस की बात की गई है कि ज़रूरी नहीं है कि केवल रेट ऑफ रिटर्न और रिस्क के बेसिस पर ही डिसीजन लिया जाए. ठीक है. हमें अमाउंट कितना इन्वेस्ट करना है इसके लिए भी डिसीजंस लेने होते हैं. इंटरेस्ट रेट, कैश फ्लो एंड रेट ऑफ रिटर्न, इन सब की भी नॉलेज या एनालिसिस करना ज़रूरी है. देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स टू इवेल्युएट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल विच आर नोन एज कैपिटल बस्टिंग डिसीजन. और जैसा कि हमने पढ़ा था, शॉर्ट टर्म और को तो हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं और लॉन्ग टर्म को हम कैपिटल बस्टिंग डिसीजन कहते हैं. तो
कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स हमें यूज़ करनी होगी अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं उससे पहले। दीज टेक्निक्स आर अप्लाइड टू ईच प्रपोजल बिफोर सेलेक्टिंग अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। और हर एक प्रोजेक्ट के लिए ऐसा नहीं कि केवल कुछ प्रोजेक्ट में आपने सेलेक्ट किया, कुछ में ऐसे सेलेक्ट कर लिया, नो, हर प्रोजेक्ट में आपको स्पेशल टेक्निक्स जो कि कैपिटल बस्टिंग से रिलेटेड उन्हें यूज़ करके ही फाइनल कंक्लूजन पर जाना होगा कि आपको ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आई थिंक आपका इन्वेस्टमेंट वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। देखो बेटा, जो फैक्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर सपोज हमें इन्वेस्ट करना है तो क्यों करें, क्या करें, कुछ फैक्टर्स जो बताएंगे। देखो, कैश फ्लो का मतलब है कि कितना फंड जनरेट होगा, कॉस्ट रिकवर होगी या नहीं होगी वो पता करना। सेकंड, कितने टाइम में क्या रेट ऑफ रिटर्न होगी, क्या रिस्क होगी, ये हमारे सेकंड में आ जाता है। इसके बेस पर भी प्रोजेक्ट को देखेंगे। और थर्ड आता है कि इसके अलावा भी अमाउंट कितना है, कितने टाइम के लिए लग रहा है, कौन सी इसमें हम कितना एक्सपेक्टेड कमा सकते हैं। तो कुछ टेक्निक्स दे रखिए, उन टेक्निक्स के थ्रू एनालिसिस किया जाएगा कि वेदर दिस प्रोजेक्ट शुड बी अडॉप्टेड और नॉट। इज इट क्लियर? नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ डिसीजन आर फाइनेंसिंग डिसीजंस। फाइनेंसिंग डिसीजंस होते हैं हमारे कुछ। These decisions is about the quantum of finance to be raised from various long-term sources. Short-term sources are studied under the working capital management. फिलहाल हम कैपिटल बस्टिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि अब आपको डिसीजन लेना होगा कि ये जो फंड्स का अमाउंट है ये कौन से लॉन्ग टर्म सोर्स से आपको अरेंज करना है। देयर आर सो मेनी सोर्सेज, सबकी कोस्ट अलग होती है, सबके क्राइटेरिया अलग होते हैं। तो कौन सा बेस्ट है, कहाँ पर हम अर्निंग्स पर शेयर इंक्रीज कर सकते हैं, उसके बेस पर ही फाइनेंसिंग डिसीजंस लिए जाएंगे। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस अवेलेबल सोर्सेज। इसमें अवेलेबल सोर्सेज कौन कौन से, उन्हें यूज़ कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, ये बताया जाएगा। द मेन सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर अ फर्म आर शेयर होल्डर्स फंड एंड बोरोड फंड। सबसे बड़े जो सोर्स मिलते हैं वो मिलते हैं शेयर होल्डर्स फंड, जो कि हमें इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू मिलते हैं। और सेकंड होते हैं हमारे पास बोरोड फंड, जहाँ से हम मार्केट से फंड्स बोरो करेंगे, लोन लेंगे, ठीक है। द शेयर होल्डर फंड्स रेफर्स टू द इक्विटी कैपिटल एंड द रिटेन्ड अर्निंग। देखो बेटा, ध्यान से समझ लो कि शेयर होल्डर फंड्स में हमारे आते हैं इक्विटी शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स आपने सुना होगा, जनरल रिजर्व वगैरह, जो हम लोग रिजर्व वगैरह मेंटेन करते हैं फ्यूचर अनसर्टेनिटी को कम करने के लिए या फ्यूचर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। तो वो जो है एक तरह से ये हमारे लिए कैपिटल का पार्ट हो सकता है, ये हमारे खुद के फंड्स हैं। तो और दूसरी बात, क्योंकि ओनर्स के हैं तो शेयर होल्डर का फंड है, तो इसलिए इसको शेयर होल्डर पार्ट में रखा जाता है। बोरोड फंड रेफर्स टू द फाइनेंस रेज थ्रू डिबेंचर और अदर फॉर्म्स ऑफ डेप्ट, कि या तो डिबेंचर्स के थ्रू, जो कि हमने 11th क्लास में पढ़े कि जब पब्लिक से को शेयर इशू नहीं करके हम इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं जो कि लोन के फॉर्म में होते हैं, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में होता है, तो उसे हम डिबेंचर कहते हैं। डिबेंचर हो सकता है या फिर लोन्स एंड एडवांसेस हो सकते हैं। A firm has to decide the proportion of the fund to be raised from the either sources based on their basic characteristics. Interest on borrowed fund has to be paid regardless of whether or not firm has earned profit. अब हमें हर एक फैक्टर का एनालिसिस करना है कि सपोज हमें 10 करोड़ की कैपिटल चाहिए, तो पूरे 10 करोड़ क्या इक्विटी शेयर से लें, पूरे 10 करोड़ क्या बोरोड फंड से लें, या कुछ पार्टीशन इक्विटी शेयर का लें, कुछ पार्टीशन बोरोड फंड का लें। इसमें हर एक फैक्टर का ध्यान में रखना होगा, लाइक कि कितनी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमें इक्विटी शेयर्स को देनी होगी, क्या इंटरेस्ट रेट होगी मार्केट में डिवेंचर्स की, कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और आपको पता है अ कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट और नॉट, अ कंपनी हैव टू पे इंटरेस्ट तो आपको पे करना ही पड़ेगा। तो हमें इस फैक्टर का भी ध्यान रखना है कि अगर प्रोजेक्ट फेल हो गया तो भी हमें इंटरेस्ट पे करना होगा। तो मतलब हर एक फैक्टर का ध्यान रखेंगे, उनके फीचर्स का ध्यान रखेंगे। लाइकवाइज द बोरोड फंड हैव टू रीपेड एट अ फिक्स टाइम। कैपिटल जो है इक्विटी शेयर वो अगर एक बार दे दी तो तब तक कंपनी रख सकती है जब तक कि कंपनी का सर्वाइवल चल रहा है, जब तक कंपनी चल रही है। इसका मतलब देयर इज़ नो फिक्स टाइम पीरियड टू रीपे, बट इन केस ऑफ लोन्स एंड एडवांसेज, इन केस ऑफ डिवेंचर, यू हैव टू पे द लोन ऑन विद इन अ फिक्स टाइम पीरियड। द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन पेमेंट इज नोन एज फाइनेंशियल रिस्क। और आपको पता है कि अगर आप टाइम पर लोन पे नहीं करते हैं तो आपको उसके डिफ़ॉल्ट होने की, उसकी रिस्क भी आपको बियर करनी होगी।
ठीक है, which has to be considered by firm likely to insufficient to make a fixed payment. Shareholders fund on the other hand involve no commitment. ये तो हमारे बोरोड फंड का था। दूसरी तरफ ये कहना चाह रहे हैं कि जो शेयर होल्डर के फंड्स हैं उसमें कोई कमिटमेंट नहीं है रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ रिटर्न और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, कि आपको पेमेंट करना ही होगा, इतने टाइम में करना होगा, इतना करना होगा, इसका लिए कोई कमिटमेंट नहीं होता है, कोई कंफर्मेशन नहीं होती है। अ फर्म देयरफॉर नीड टू हैव जुडिशियस मिक्स ऑफ बोथ डेब्ट एंड इक्विटी इन मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन, और इसीलिए फर्म को डिसीजन लेना होता है कि या तो दोनों को यूज़ किया जाए या केवल एक तरह के सोर्स को यूज़ में लिया जाए, डिपेंड ऑन नेचर, डिपेंड ऑन सिचुएशन, विच में बी डेब्ट, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर एंड रिटेन अर्निंग। अब आप कहें कि सर हमेशा इक्विटी बेस्ट होगी, क्योंकि यहाँ कोई कमिटमेंट नहीं है, यहाँ कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, डिविडेंड देना है तो दीजिए वरना मत दीजिए, कोई मतलब जब हाँ इतनी फैसिलिटी मिल रही है वहाँ बेस्ट है। लेकिन एक सबसे बड़ी खराबी ये है कि जो रेट ऑफ रिटर्न होती है इक्विटी शेयर्स की वो डिवेंचर्स और बोरोड फंड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेब्ट। यस इट इज़ पॉसिबल, कुछ सिचुएशन में हो जाती है, इसलिए वहाँ पर हमें लोन जो है वो लेना चाहिए। सेकंड, अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है, दैट मीन्स इतने टाइम से कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, तो भी आपको फिर क्योंकि शेयर्स देने का मतलब है कि आप कंपनी की ओनरशिप दे रहे हैं और ओनरशिप के राइट्स दे रहे हैं, जिससे कि प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो ऐसे केस में आपको यूज़ करने चाहिए डिवेंचर्स। द कॉस्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ फाइनेंस हैज़ टू बी एस्टिमेटेड, जैसे कि बाकी पैराग्राफ में बताया गया है कि इसने सारी चीज़ें जो है ये हमें आपको देखनी ही देखनी होगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजंस, कि हमारे जो फाइनेंसिंग डिसीजंस होंगे उसमें कौन कौन से फैक्टर्स होंगे। फर्स्ट, कॉस्ट, कि सबसे पहले तो हमें कॉस्ट देखनी होगी कि डिवेंचर्स अगर इशू कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, दैट मीन्स कितना इंटरेस्ट पे करना होगा। अगर इक्विटी शेयर्स कर रहे हैं तो कितनी बेसिक रेट ऑफ रिटर्न हमें पे करनी होगी। तो सबसे पहला काम ये है कि जिस सोर्स से हम फंड जनरेट करना चाहते हैं उसकी कॉस्ट क्या होगी, और हम वही सोर्स सेलेक्ट कर लेंगे जिसकी कॉस्ट हमारे लिए मिनिमम होगी। सेकंड, रिस्क भी देखना होगा कि दोनों जो शेयर होल्डर्स फंड है या बोरोड फंड है, दोनों में से रिस्क किस में कम है, हम उसी सोर्स को सेलेक्ट करेंगे। फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट समझते हैं आप? फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब है कि शेयर्स सिक्योरिटीज इशू करने के लिए, शेयर्स और सिक्योरिटीज इशू करने के लिए जो आपको कॉस्ट बियर करनी होगी, ठीक है, जो कॉस्ट आपको बियर करनी होगी उसी को हम कहेंगे फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं, ये कॉस्ट हमें बियर करनी ही करनी होगी। तो सीधी सी बात है, हम उसी को सेलेक्ट करेंगे जिसकी कॉस्ट हमारे लिए मिनिमम होगी। जहां शेयर्स और सिक्योरिटीज़ को इशू करने की कॉस्ट मिनिमम होगी, हम उसी मेथड को सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कॉरपोरेशन ऑफ द कंपनी। हम ये देखेंगे कि हमारी जो कंपनी है वो कैसी पोजीशन में, अगर स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, ठीक है, तो हमें डेब्ट इशू करने चाहिए क्योंकि हमें टाइम पर रीपे कर सकते हैं। और अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं है, फाइनेंस अच्छा नहीं है, तो हमें क्या इशू करना चाहिए, इक्विटी इशू करनी चाहिए, जहाँ कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, हम हमारे हिसाब से पेमेंट कर सकते हैं। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कोस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कोस्ट का मतलब है हमें ये भी देखना होगा कि हमें बिजनेस चलाने के लिए मिनिमम कितनी कोस्ट पे करनी पड़ रही है। तो अगर हम डेब्ट लेते हैं तो क्या इन कोस्ट को पूरा कर पाएंगे, और अगर नहीं पूरा कर पाएंगे तो हमें इक्विटी इशू कर देनी चाहिए। और अगर हम पे कर पा रहे हैं तो हमें ओनरशिप राइट नहीं देनी चाहिए, दैट मीन्स इक्विटी शेयर इशू नहीं करनी चाहिए, और हमें डेब्ट इशू कर देने चाहिए। नेक्स्ट, कंट्रोल कंसिडरेशन, सीधी सी बात है कि शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। सो अगर हमें मैनेजमेंट पावर शेयर करनी है, हम मैनेजमेंट शेयर करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, क्या करना चाहिए बताइए। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि हमें डेब्ट इशू कर देना चाहिए, और अगर हम कंट्रोलिंग पावर शेयर करना चाहते हैं तो हमें इक्विटी शेयर इशू कर देने चाहिए।
एंड द लास्ट इज मार्केट कंडीशंस देखनी चाहिए हमें कि मार्केट कंसिडरेशन, मार्केट कंडीशंस क्या है। अगर मार्केट कंडीशंस फेवर में है, ठीक है, और मार्केट कंडीशंस अगर इक्विटी शेयर्स की कैपिटल कॉस्ट कम दिखाती है तो हमें इक्विटी शेयर इशू कर देनी चाहिए। और अगर अगर देखो मार्केट की कंडीशन कई बार होती है, अगर आपकी फर्म सिक्योर्ड है तो आप लोग डेप्ट इशू कर सकते हैं, और अगर आपकी फर्म सिक्योर्ड नहीं है तो फिर इक्विटी शेयर मतलब पेमेंट को लेकर कंफर्मेशन नहीं है तो आप लोग डिवेंचर इशू कर सकते हैं। सो हम लोग ये कंप्लीट कर चुके हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। इफ़ यू हैव गॉट एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक यू कैन आस्क थ्रू व्हाट्सएप। थैंक यू स्टूडेंट्स।